हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के जो हमारी मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल में हमने मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ अंतर संबंध की हम बात कर रहे थे और आज के वीडियो में हम मानव भूगोल के विकास और इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, वैसे हम मानव भूगोल के विकास और इतिहास के बारे में हम देखें तो देखिए, शुरू से ही मानव का पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव है वो तो हमें ईसा के कई सदियों से पूर्व भी हमें देखने को मिलता है। और वैसे आगे हम देखें कि मानव भूगोल का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन की हम बात करें तो सर्वप्रथम हिकेटियस ने मानव भूगोल का एक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया। मानव भूगोल का क्रमबद्ध विवरण किसने प्रस्तुत किया? हिकेटियस ने सर्वप्रथम। ठीक है, हिकेटियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक का नाम था जैस पीरिडियस। ठीक है, जैस पीरियोडस। जैस पीरियोडस नामक एक पुस्तक लिखी हिकेटियस ने, और हिकेटियस ने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल का एक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया। इसीलिए हिकेटियस को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। ठीक है, तो हम देखें कि मानव भूगोल के विकास और इतिहास के बारे में हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि मानव भूगोल का क्रमबद्ध और व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध जो विवरण है वो सर्वप्रथम हिकेटियस ने प्रस्तुत किया था। हिकेटियस की पुस्तक का नाम था जैस पीरियोडस, और हिकेटियस ने अपनी जैस पीरियोडस में मानव भूगोल का एक क्रमबद्ध और विवरण प्रस्तुत किया। इसीलिए हिकेटियस को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसने अपना योगदान दिया। उसके बाद हम देखें तो प्राचीन काल में अरस्तु और हेरोडोटस और स्ट्रेबो। अरस्तु, हेरोडोटस और स्ट्रेबो, इन्होंने भी अपने मानव भूगोल के विकास में अपना योगदान प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद हम मध्यकाल की बात करें। मध्यकाल में हम देखें तो मध्यकाल में मानव भूगोल के विकास में जो अधिकतम सर्वप्रथम जो योगदान दिया मध्यकाल में तो वो था अरब भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विकास में और मानव भूगोल के अध्ययन में अपना योगदान दिया, जिसमें प्रमुख था अल इदरीसी ने भी अपना मानव भूगोल के अध्ययन में अपना विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, और उन्होंने एक मानचित्र बनाया, विश्व एटलस बनाया। अल इदरीसी ने एक विश्व एटलस का निर्माण किया और इस विश्व के एटलस में अल इदरीसी ने विश्व के प्रादेशिक जो भी क्षेत्र है उन प्रादेशिक क्षेत्रों का वर्णन किया। विश्व के सभी प्रादेशिक क्षेत्रों का इसने अपने विश्व के एटलस में वर्णन प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मध्यकाल की बात है। इसके अलावा भी हम देखें कि मध्यकाल में और भी जैसे जो खोज करता है उन्होंने भी विश्व के नए नए क्षेत्रों की खोज की, जिसमें प्रमुख है 15वीं और 16वीं शताब्दी में हम देखें तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में कोलंबस और वास्को डी गामा। कोलंबस और वास्को डी गामा ने विश्व के अनेक नए नए क्षेत्रों की खोज की। इस प्रकार से मध्यकाल में भी जो भूगोल के जो विकास में और भूगोल के अध्ययन में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया अरब भूगोलवेताओं ने दिया, जिसमें प्रमुख थे हमारे अल इदरीसी। और अल इदरीसी ने विश्व का एक एटलस बनाया और जिसमें विश्व के सभी प्रादेशिक प्रदेशों का इसने वर्णन प्रस्तुत किया। इसके अलावा 15वीं और 16वीं शताब्दी में भी हम देखें तो जो खोजकर्ता थे कोलंबस और वास्को डी गामा, इन्होंने विश्व के नए नए क्षेत्रों की खोज की। ठीक है, और ये हमारी प्राचीन काल की बात थी। और
प्राचीन काल में प्रमुख थे हमारे हिकेटियस। हिकेटियस को ही मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि हिकेटियस ने ही सर्वप्रथम मानव भूगोल का एक क्रमबद्ध और विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर से आपके जो अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो यहाँ से ज़्यादा बनने के चांसेज है। यहाँ पे जो वन लाइन क्वेश्चन है और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से अधिक बनते हैं। जैसे मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हिकेटियस को। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, क्या था, जेंस पीरियोडस। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि विश्व का जो प्रथम जो एटलस वो किसने बनाया था, अल-इदरीसी ने। ठीक है, इस प्रकार से आप ये हो गया हमारा प्राचीन काल और मध्यकाल। उसके बाद हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी की। देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में अनेक खोजकर्ताओं ने विश्व के नए क्षेत्रों की खोज की। और 17वीं शताब्दी में हम देखें, उसके बाद हम 17वीं शताब्दी की हम बात करें तो 17वीं शताब्दी में देखिए एक जर्मन विद्वान थे क्लूवेरियस, जर्मन विद्वान। ठीक है, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में एक जर्मन विद्वान थे, जर्मन प्रसिद्ध विद्वान थे क्लूवेरियस, जिसने विश्व का भूगोल लिखा, जिसने विश्व के भूगोल की रचना की। विश्व का भूगोल पुस्तक की रचना इसने की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि वारेनियस, 17वीं शताब्दी की बात है। वारेनियस ने भी भूगोल को दो भागों में बांटा था, सामान्य भूगोल। वारेनियस ने भी 17वीं शताब्दी में सामान्य भूगोल की रचना की। और वारेनियस ने जापान और श्याम का भौगोलिक विवरण दिया। सामान्य भूगोल की इन्होंने रचना की थी, सामान्य भूगोल पुस्तक की रचना की थी। और जापान और श्याम का इन्होंने भौगोलिक अध्ययन किया। जापान और श्याम का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया, भौगोलिक विवरण। ठीक है, ये 17वीं शताब्दी में हम देखें तो 17वीं शताब्दी के शुरुआत में क्लूवेरियस जो एक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे, जिन्होंने विश्व के भूगोल की रचना की, विश्व के भूगोल नामक पुस्तक की, विश्व के भूगोल नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की। और उसके बाद वारेनियस ने भी सामान्य भूगोल एक पुस्तक लिखी और जापान और श्याम के भौगोलिक क्षेत्र का इसने अध्ययन किया। ठीक है, ये है 17वीं शताब्दी की बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम है रेटजेल। ठीक है, ये जर्मन विद्वान थे और कौन सी शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफी। ठीक है, ये रेटजेल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये एग्जाम में बहुत बार आपको पूछी जाती है, रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या था या फिर एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। रेटजेल एक जर्मन विद्वान थे, जिन्होंने एक पुस्तक रचना की थी और उनकी पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और इसके बाद आप देखिए भूगोल को विश्व में प्रसिद्ध दिलाने में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। 20वीं शताब्दी से ही मानव भूगोल की अन्य शाखाओं का भी उनके विकास में अनेक योगदान रहे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मानव भूगोल की वर्तमान विकास के इतिहास तथा विचारधाराओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे हम देखते हैं इसकी विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं, तो देखिए मानव भूगोल की विचारधाराओं की हम बात करें तो मानव भूगोल की विचारधाराओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें पहली है इसमें जर्मन विचारधारा, फ्रांसीसी विचारधारा, जर्मन विचारधारा, दूसरी है फ्रांसीसी विचारधारा,
विचारधारा। तीसरी है इसमें ब्रिटिश विचारधारा और अमेरिकन विचारधारा। ब्रिटिश विचारधारा, और अमेरिकन विचारधारा। ठीक है। इस प्रकार से हम मानव भूगोल की विचारधाराओं की बात करें तो मानव भूगोल की विचारधाराओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें पहली है जर्मन विचारधारा, फ्रांसीसी विचारधारा, ब्रिटिश विचारधारा और अमेरिकन विचारधारा। ठीक है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम हमारी जो पहली विचारधारा है जर्मन विचारधारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।